हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर को। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कल का पेपर क्यों नहीं एनालिसिस किया गया। बिकॉज क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और इस वजह से कल का पेपर नहीं डिस्कस हुआ है। लेकिन आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए भाई, है ना। 1 अक्टूबर का पेपर एक्सप्लेनर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पे आ जाएगा, है ना। कोशिश करूंगा मैं बहुत जल्द उसको प्रोवाइड कर दूं। लेकिन आज के पेपर को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2021। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज के पेपर में देखिए बहुत सारा कवर अप किया जाता है कि महात्मा गांधी की जयंती आज मनाई जा रही है ना। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर नेशन जिनको हम कहते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी। लेकिन कई जगह पर है ना, एक शख्सियत जो जिनका भी नाम होना चाहिए उनको भूल जाते हैं लोग बाग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 अक्टूबर एक और लीडर को का बर्थ होता है, आज जन्म दिवस है उनका, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए डिस्कशन करते हैं आज के पेपर को और देख सकते हैं सीजेआई यानी सीवी रमना जी कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मिंग स्पेशल पैनल टू प्रोब ये एट्रोसिटीज जो हमें देखने को मिलती है। एट्रोसिटीज मतलब जिस तरीके का वॉयलेशन, कस्टडियल जो वॉयलेशन जो है उसको लेकर के यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जिस तरीके के हमें कस्टडी के अंदर डेथ या वायलेंस हमें देखने को मिलता है, उसको लेकर के एक पैनल बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, यहाँ पे इसकी बात रखी गई। क्लियर? ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या है। इसमें हम देखेंगे आगे के उसमें और कुछ डेटा मेंशन किया गया है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के यहाँ पे सरकार ने बताया है कि इंडिया ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू और ये 1.17 लाख करोड़ पहुंच गया है सितंबर मंथ का कलेक्शन, और ये अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखने को मिला है। और अब हालात सुधर रहे हैं ऐसा गवर्नमेंट बता रही है ना। इसके बिजनेस वाले सेक्शन पेज में ये बताया गया है कि भाई कि एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ गया है। तो अब सारी चीजें अब ट्रैक पर आ रही हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि भाई जीडीपी अब अपने वापस मुकाम पे आ रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो अब ये सारी चीजें हमें देखने को रिपोर्ट के थ्रू मिल रही है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये इसमें ये रिकॉर्ड दिखाया गया है कि भाई पिछले जो 5 महीने का जो कलेक्शन है और सितंबर मंथ का जो कलेक्शन है उसमें हमें बहुत हाइक देखने को मिला है। और ये 1 मंथ की रिकवरी जीएसटी को लेकर के यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे अब आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें लिखा है कि जो ओल्डर पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, अब उनके लिए एक टोल फ्री नंबर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे जारी किया गया है ना। और क्या है, फ्री टोल फ्री नंबर 14567, ये टोल फ्री नंबर इनके लिए रिलीज किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? यहीं पे मैं वो सारी चीज को भी मेंशन कर देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। अक्टूबर 1 है ना, अक्टूबर 1 सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। क्लियर? 1990 में इसे अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था, यानी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1990 में इसे अडॉप्ट किया गया और इसे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। 2021 इस साल का जो डे सेलिब्रेट किया गया 1 अक्टूबर को, उसका थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। यहां पे ये बात बताई गई है और उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए कल के दिन
1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के दिन एक टोल फ्री नंबर यहाँ पे जारी किया गया है भाई, इन ओल्डर पर्सन के लिए, इनके इनको ध्यान रखने के लिए, इनका इनके प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे की गई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं पंजाब के सीएम, क्या नाम है इनका, अभी रिसेंटली बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद में ये यहाँ के पहले दलित सीएम, जिनका नाम है चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। और ये मिल रहे हैं मोदी जी से, और ये इन्होंने दो मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बात रखी है कि भाई कि जो फार्मर्स परेशान हो रहे हैं, जो फार्म बिल लाया गया था 2020 और अब ये कानून बन गया है, इसको लेकर के कहा गया कि भाई आपको ये फार्म बिल वापस ले लेना चाहिए। 3 फार्म लॉज शुड बी द स्क्रैप, यहाँ पे बात की गई है। एंड करतारपुर कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब इसे स्टार्ट किया गया था और उस बीच में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए, ठीक है, बिफोर पैंडमिक, उसमें इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पूछी गई, या एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में ये वाला पोर्शन बहुत देखने को मिला, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। और ये इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है इसको वापस से रिज्यूम कर दिया जाए, इसको वापस से शुरू कर दिया जाए। बिकॉज क्योंकि आप सभी को पता है कि सारे दर्शनार्थियों के लिए, सारे पिलग्रिम्स के लिए, श्राइन्स के लिए यहाँ पे क्या हो गया था, कोविड की वजह से सारी चीजों को बैन कर दिया गया था, सभी को रोक दिया गया था। तो यहाँ पे यही बात को चन्नी जी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और इसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने अब एक नया वो लेकर के आ गए हैं, नियम लेकर के आ गए हैं कि भाई अब जो रिनाउंस्ड होते हैं सिटीजनशिप को लेकर के, ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउ द सिंपलर, मतलब जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर से गुजरना होता था किसी इंडियन को कि भाई कि उसे भारत की नागरिकता छोड़नी है, सिटीजनशिप को वापस करना है, तो उसके लिए बहुत सारा नियम कानून था। अब उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के आप उसे दे सकते हैं, और उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है। तो उसमें काफी सारा टाइम लगता था, तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे कुछ डेटा भी मेंशन किया गया है, लेकिन हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगला पेज देख लीजिए भाई, वर्ल्ड सेक्शन की तरफ, जिसमें लिखा गया है, हमने इससे पहले बात भी की थी इस सेक्शन को लेकर के, कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये गए हैं अपने 4 डेज की विजिट को लेकर के श्रीलंका, है ना। और इसके बारे में इस पेज को कवर अप किया गया है, क्या डील की गई है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मुद्दों को लेकर के 4 दिन के अंदर बातें होंगी, ट्रेड को लेकर के, और उसके बाद में रिलेशनशिप को लेकर के, उसके बाद में सिक्योरिटी को लेकर के, है ना, डेवलपमेंट को लेकर के, ये इन सारी मुद्दों पर बातें होंगी। और उसमें भी एक मुद्दा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि हम और जापान मिलकर के श्रीलंका के अंदर वेस्ट कंटेनर जो पोर्ट है उसको हम डेवलप करेंगे, यहाँ पे इन मुद्दों को रखा जाएगा। कोलंबो के उसमें स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं, सुधार हैं, वो किए जाएंगे, यहाँ पे इन बातों को रखा गया है। क्योंकि इससे पहले हमारी डील चल रही थी कि हम ईस्टर्न जो कंटेनर कॉरिडोर है, पोर्ट है, उसे हम डेवलप करेंगे, लेकिन उसके बाद में ये कैंसिल होकर के ये मुद्दा चले गया चाइना की तरफ। वो चाइना ने काफी सारा डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर कर दिया है, मतलब अपना सबसे बड़ा कर्जदार यदि श्रीलंका ने किसी को बना लिया है तो वो है चाइना। मतलब चाइना को आज की डेट में काफी सारा फंड, काफी सारा जो लोन है वो उसे रिटर्न करना है विथ इंटरेस्ट, और ये अभी मुश्किल है। वैसे आप सभी को पता है कि श्रीलंका के हालात अभी क्या चल रहे हैं, फूड इमरजेंसी अनाउंस वहां के प्रेसिडेंट ने कर दिए, वहां के तो खाने पीने को लेकर के बड़े मुद्दे चल रहे हैं। वैसे भी श्रीलंका जाना जाता है अपने टूरिज्म को लेकर के, टूरिज्म इकोनॉमी, क्योंकि उनकी टूरिज्म से ही बहुत इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा सारी चीजें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने जिस तरीके से, जिस तेजी से श्रीलंका के अंदर बिल्ड किया है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा लोटस टावर जो है
वो वहां पे उन्होंने बिल्ड किया है, वहां की कंपनी ने बिल्ड किया है श्रीलंका के अंदर। उसके बाद में हम्बनतोता पोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है, इसको लीज पर ले लिया है ताकि वो वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को स्ट्रांगली वहां पे डेवलप कर सके। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ पे बातें की जाएंगी। आगे हम बात कर लेते हैं, इंडिया इम्पोज टिट फॉर टैट। यहाँ पे ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन को लेकर के बात की गई है ना। हमने काफी टाइम पहले ये पढ़ा था, आज से 4-5 दिन पहले की क्लास में ये देखा था कि भाई कि यूके के अंदर किसी तरीके से यदि इंडियन जा रहा है तो उसे डॉक्यूमेंट तो दिखाने ही होंगे, सर्टिफिकेशन तो दिखाना ही होगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। अच्छा, कोई इंडियन वैक्सीनेटेड होकर के यदि वहां जा रहा है अपनी रिपोर्ट्स को लेकर के कि भाई हम नेगेटिव हैं, उसके बाद में भी यूके में आपको 10 डेज का क्वारंटाइन पीरियड सर्व करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, वहां पे रुकना ही पड़ेगा। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे फिर एक्शन आखिरकार इंडिया ने भी ले लिया है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। क्या ले लिया गया है एक्शन, यहाँ पे ये बोला गया है कि अब उसी तरह जिस तरीके से यूके के अंदर इंडियंस के लिए जो प्रोविजन है, बाकी 18 कंट्रीज को फ्री कर दिया गया है, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन अब इंडिया ने भी ये कह दिया कि भाई कि यदि कोई यूके का विजिटर यदि हमारे देश में आएगा तो उसको 72 आवर का आपको सर्टिफिकेशन दिखाना होगा, नेगेटिव रिपोर्ट का। और यदि वो वैक्सीनेटेड भी है तो उसके बावजूद भी उसको इंडिया के अंदर 10 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त ये एक्शन है मेरे हिसाब से। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या ये एक्शन लेना जरूरी था या नहीं था, ये आप मुझे बता रहे हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया है इन द अगेंस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और उसमें ये उन्होंने वजह मांगी है कि भाई आपने उन 72 वुमेन को इंडियन आर्मी में क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जब हमने उनके लिए रूल को ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। एसएससी से यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन से हम उनको परमानेंट कमीशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनसे ये बातें मांगी गई, ठीक है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये भी मुद्दा काफी दिन से चल रहा है, इनकर्जन का मामला चल रहा है, घुसपैठ की नीति बनाई जा रही है, घुसपैठ की जा रही है एयर तरीके से, तो ग्राउंड लेवल से। अब ये क्या है कि चाइना ने अपने अभी तक 25 जेट्स कहां पर पहुंचा दिए हैं, ताइवान के ऊपर हमने छोड़ दिए हैं। ये कह रहा है, ताइवान ने ये ऑब्जेक्शन भी उठाया है कि भाई इस तरीके का इंकर्जन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, है ना। ताइवान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट में ताइवान इस तरीके के बातें रख रही हैं। ये क्या है मुद्दा, इसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाइना ये अपनी टेरिटरी मानता है ताइवान को, लेकिन ताइवान ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि भाई कि हम किसी भी तरीके का इनका कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चले आगे की हम बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट्स राइज 21%। यहां पे मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि भाई कि आगे बिजनेस पेज पर आपको देखने को मिलेगा कि 21.3% ईयर ऑन ईयर जिस तरीके का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रो हमें देखने को मिला है, यानी हम बात कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक प्री कोविड टाइम पीरियड से और एक कोविड पैंडेमिक के टाइम पीरियड से। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट डे बाय डे अब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज के डेटा को मेंशन किया गया है, 33.44 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है इन सितंबर मंथ। ध्यान रखेंगे ये एक महीने का डेटा है जिसको यहाँ पे निकाल के बताया गया है ना। जीएसटी को भी सितंबर का डेटा आपके सामने रखा है, आज 2 अक्टूबर है, बहुत जल्द ये डेटा आपके सामने रखा है कि इस तरीके का जो कैलकुलेशन है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। चले यहां पे बात की गई है नो क्लीन स्विप को लेकर के, और इस मैटर को भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। बात की जा रही है क्योंकि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो ये सारी चीजें हैं।
इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कि सरकार के द्वारा इन्होंने 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है। कौन कौन से मिशन को लॉन्च कर दिया है? तो पहला तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात की गई है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, और उसके बाद में अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत मिशन कहा जाता है। भाई सरकार जब आई 2014 की मैं बात कर रहा हूं, मोदी गवर्नमेंट जब पहली बार आई, तब सरकार के बहुत बड़े एजेंडे थे, ठीक। और उन एजेंडों में इन्होंने इन मुद्दों को भी रखा था कि हम इस तरीके से काम करने वाले, है ना, मैनिफेस्टो जिसे हम बोलते हैं। उनमें इन्होंने डेवलपमेंट को बात की थी लेकर के, स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ मिशन इन्होंने लॉन्च किया और उसको नाम भी दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, महात्मा गांधी नेशनल क्लीनलीनेस मिशन, और आपने इंडियन करेंसी नोट में इस तरीके के टैगलाइंस को भी देखा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई हम 2.0 मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। वैसे बहुत ही गजब तरीके से भारत में क्लीन मिशन को लेकर के काम चल रहा है ना। मध्य प्रदेश हुआ, इंदौर टॉप कर रहा है कंजर्वेटिव तरीके से यहाँ पे। और उन इंटीरियर एरियाज की भी बात की गई है कि भाई जहां पर हमें इस प्रोजेक्ट को और ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना है, तो इन मिशनों के ये टारगेट यहाँ पे 2026 तक रखे गए हैं। यानी अभी लॉन्च किया है 2021, तो आने वाले 5 साल में इस 2.0 का जो टारगेट रखा गया है उसको पूरा करने की यहाँ पे बात की गई है। यानी ड्रेनेज सिस्टम, गार्बेज सिस्टम जिस तरीके का है, उसमें उसमें बहुत चेंजेस लाना, मॉडर्नाइजेशन लेकर के आना, है ना, उसको इम्प्रूव करना। भाई जिस तरीके के हालात अभी भारत के अंदर दिख रहे थे, उसमें और चेंजेस लेकर के आना। अमृत मिशन में यह है कि भाई कि आप लोगों ने स्कीम सुनी होगी कि आने वाले 2024 तक अमृत मिशन में ये कहा गया है कि भाई कि हर घर से नल से जल वाली बात की गई है कि हर घर नल से जल, यानी अच्छे पेयजल की व्यवस्था और रेजुवेनेशन की बात यहाँ पे रखी गई है। तो इस मिशन को भी 2.0 के तहत यहाँ पे रखा गया है कि भाई इन मिशनों को हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, इसमें और इम्प्रोवाइज की करने की जरूरत है। तो ये मिशन के बारे में आज बातें रखी गई हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। 2015 में अमृत मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई यहाँ पे फिर क्राइम को लेकर के बातें की गई है। क्राइम रिपोर्ट हम देख चुके हैं, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को लेकर के यहाँ पे बात रखी गई है ना, कि किस तरीके के क्राइम भारत के अंदर देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में क्राइम देखने को मिला है ना। और कोविड के टाइम पीरियड में भी हमें क्राइम देखने को मिला है। तमिलनाडु फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे केरला आता है, थर्ड नंबर पे दिल्ली आता है। दिल्ली को बताया गया है कि भाई विमेंस के लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, ये भी इस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। सबसे कम क्राइम हमें कहां पर देखने को मिला है? तो नागालैंड के अंदर क्राइम हमने रिकॉर्ड किया है सबसे कम। ये सारी रिकॉर्ड, ये सारे रिपोर्ट जो है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत यहाँ पे बताई गई हैं इस एडिटोरियल पेज के अंदर। तो यहाँ पर इसमें इतना ही, आज कुछ खास एडिटोरियल पेज में देखने को नहीं मिला है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है भाई, सीजेआई रमना जी ने ये कहा है कि भाई कि जिस तरीके के अ, हमें एट्रोसिटीज देखने को मिलती हैं बाय पुलिस या उनकी कस्टडी के अंदर, उसको लेकर के काफी सारी कंप्लेंट्स आई हैं, जिसको लेकर के यह कहा गया है कि हम स्पेशल पैनल को यहाँ पे बनाएंगे। ये इन बातों को रखा गया है। तो उसमें कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है, किसके द्वारा? वापस से आप सुनेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत। यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या कहा है भाई? इन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया है कि डेटा रिलेटेड टू द वायलेंस इन कस्टडी, है ना, पुलिस कस्टडी के अंदर कितना वायलेंस हमें देखने को मिला है,
उस चीज की रिपोर्ट यहाँ पे एनसीआरबी के द्वारा रखी गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा, और ये डेटा कब से कब तक का दिया है भाई, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2021 से 2018 के बीच का ये डेटा है, जिसमें ये कहा गया है ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड टू दी कस्टडियल वायलेंस डिस्पाइट, जिसमें रिकॉर्ड भी निकल करके आया है कि कितना इस बीच में रहा है, यानी 1727 सच डेथ्स being recorded in इंडिया। और ये किसके अकॉर्डिंग है, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। क्लियर? और जिसमें ये बताया गया है कि भाई कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं। वैसे तो बहुत सारे राज्यों में ये देखने को मिला है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि भाई कि नो पुलिसमैन वाज द कन्वर्टेड फॉर द सच डेथ अक्रॉस द कंट्री, मतलब ये 4 राज्यों में ही ये रिकॉर्ड देखा गया है भाई। ठीक, और इसमें क्या बातें भी कही गई है भाई, इसमें ये कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द custodial deaths, more than the 2000 human rights violation cases were also recorded, है ना, अगेंस्ट दी पुलिस बिटवीन 2000 एंड 2018। यहां पे ये बातें कही गई हैं। एनसीआरबी की हम बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1986 में इसे सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी, होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इसकी पेरेंट एजेंसी मानी जाती है। और इसको बनाया किसकी रिकमेंडेशन पे था, वो भी सुन लीजिए भाई। इट वाज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1981 एंड द महाराष्ट्र टास्क फोर्स 1985 की रिकमेंडेशन पे इसको भारत के अंदर सेटअप किया गया। क्लियर? और आज की डेट में इसके डायरेक्टर कौन है, तो रामफल पवार इसके राइट नाउ डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है निकल करके आया है, ये डेटा बता रहा है भाई इन चीजों को लेकर के कि भाई कि इस तरीके की हमें कस्टडियल वायलेंस या डेथ हमें देखने को मिली है। चलिए, यहां पे क्या कहा गया है भाई कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा रहा है सितंबर मंथ के अंदर, और ये पिछले 5 महीने का यदि हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें ये अभी तक सबसे ज्यादा रिकवरी है। और उसमें भी कितना बताया गया है, यहाँ पे क्रॉस कर गया है 1.17 लाख का जीएसटी रिकवरी, है ना। अब जीएसटी के बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है भाई कि कब इससे लाया गया था, क्या सारी चीजें हैं, तो वो सारा मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स डेली हमारे साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। 1954 में जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है पहली बार ये फ्रांस ने किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच कंट्री इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम जीएसटी सिस्टम, तो 1954 में फ्रांस वो पहली कंट्री थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। इंडिया की हम बात करें, इंडिया का ये कॉन्सेप्ट 2000 कब लाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 2014। ठीक है, लेकिन इसको पास होते होते 2016 तक हुआ है। ये 2016 में इसको पास कर दिया गया। द गॉट अप्रूवल 2016, लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो गया। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 इसको कहा जाता है। यदि बिल नंबर आपसे पूछा जाए तो 122nd अमेंडमेंट बिल के तहत इसको लाया गया। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट कौन से नंबर का बना, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये बना। इसमें 3 तरीके का आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ईटीसी, और इसके अलावा हम बात करें स्टेट जीएसटी, है ना, या एसजीएसटी बोला गया है, जिसमें वेट और लग्जरीज टैक्स आएंगे। और तीसरा आप जो सुनेंगे वो होगा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी
टू कवर इंटर स्टेट ट्रेड। ध्यान रखेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जब रिकवरी की बात आएगी तब वहां पे आईजीएसटी होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये किसी भी तरीके का टैक्स सिस्टम नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट है स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस के बीच में, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। यानी मतलब सीजीएसटी, दूसरा हुआ एसजीएसटी और तीसरा हुआ आईजीएसटी। और यदि यूनियन टेरिटरी के बीच में होगा तो यहाँ पे यूटीजीएसटी आप सुनेंगे, है ना। मतलब एक हिस्सा जाएगा सीजीएसटी को आधा और दूसरा जाएगा यूटीजीएसटी। उसी तरीके से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की बात यहां पे कही गई। चलिए आर्टिकल की बात कर लें तो 246A स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये राइट दिए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं आर्टिकल्स में, तो आप लोग को आर्टिकल ध्यान में रखना है। लेकिन हम बात करें ये सब करने के काम कौन करेगा, तो जीएसटी काउंसिल करेगी भाई। और इसके लिए भी बनाया गया है आर्टिकल, आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल टू बी द फॉर्म बाय प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर टू गवर्न जीएसटी। यहां पे बात की जा रही है। लेकिन इसका चेयरपर्सन कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल का हेड होगा। और यहां पे लिखा गया है नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इट्स मेंबर, जिसमें डिसीजन जो होंगे वो लिए जाएंगे थर्ड वोट मेजोरिटी के साथ में, 3/4 मेजोरिटी के साथ में यहां पे डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। और भी चीजें मैं है बता देता हूं यहां पे, ये चीजें यदि आप लोगों ने नोट कर ली हैं साथ साथ में, तो एक और चीज ध्यान रखें कि भारत का जो जीएसटी सिस्टम है ये हमने कॉपी किया है या हमने जिसको फॉलो किया है वो किया है कनाडा के जीएसटी सिस्टम को। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो कैनेडियन जीएसटी सिस्टम को फॉलो किया है। हमारे देश में टैक्स की स्लैब्स यदि आपसे पूछी जाएंगी तो कितनी बताएंगे आप, तो 4 टैक्स स्लैब्स हैं। एक तो 5% है, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% एंड लग्जरियस गुड या हायर टैक्स रेट की हम बात करें तो 28% टैक्स यहां पे लगता है, हायर टैक्स। और मिनिमम 5% की यहां पे बात की गई। लगभग 17-18% के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे भारत के अंदर, उन टैक्सेस को एबॉलिश करके, इन टैक्स को एबॉलिश करके भारत में जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्लियर। अटल बिहारी वाजपेयी का ये मानना था कि भाई कि इस तरीके का जीएसटी सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी लखनऊ में 45th नंबर की जीएसटी काउंसिल हुई है, बैठक हुई है, उसमें ये लग रहा था इस बार कि भाई कि क्या पेट्रोल डीजल को इसमें लाया जा सकता है क्या, तो लेकिन काफी सारे स्टेट्स ने इससे मना कर दिया कि भाई कि अभी हाल फिलहाल में तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो मामला है वो स्टेट के अंदर में, क्योंकि उसमें वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की अपनी रेवेन्यू जनरेट होती है। यदि जीएसटी के अंदर ले आते इसको, पेट्रोल डीजल के कॉन्सेप्ट को, तो सब जगह एक रेट होते जिस तरीके से आप बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर के देखते हैं। क्लियर। तो यहां पे ये बातें रखी गई हैं, ठीक। और इसको लेकर के कौन आए थे भाई, तो ये भी चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अब इस दुनिया में नहीं है, 1 जुलाई 2017 को ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। क्लियर। और नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको लेकर के आए थे। चलिए आगे आप लोगों के सामने इसको भी लेकर के हमने डिस्कशन किया था कि पंजाब के सीएम चन्नी जी ने मुलाकात की कल प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और ये कहा कि जो आपके 3 फार्म बिल हैं जिसको लेकर के फार्मर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल के दिन भी आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है, गुस्सा बताया है भाई इंडियन फार्मर्स के अगेंस्ट में, कि ये कहा है कि भाई प्रोटेस्ट करने का तरीका ये सही नहीं है।
प्रोटेस्ट करना है तो मैदानों की तरफ जाइए, ग्राउंड में जाइए, वहां पे बैठ करके अपने मुद्दों को रखिए सरकार के सामने, ना कि रोड जाम करने से, रोड चोक करने से ये सारी चीजें को हम बताएं। क्लियर? क्योंकि इससे इकोनॉमीज को लॉस होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यदि बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी रुक जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भारत के किसानों को फटकार भी लगाई है। तो यहाँ पे 3 फार्म बिल है, फार्म एक्ट है, बिल तो नहीं है, अब ये कानून बन गए हैं, जिसको लेकर के ही इतना मामला गड़बड़ाया हुआ है। ठीक, क्या है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। मतलब सरकार ये कहती है कि इस एक्ट से, पहले नंबर का जो एक्ट है, इससे ये बताया गया है कि किसान अब परेशान ना हो, वो अपनी फसल कहीं पर भी जाकर के बेच सकता है। क्लियर? इंटर स्टेट कहीं पे भी वो, जहां पे उसको फसलों की कीमत अच्छी मिल रही है, वो वहां पर बेच सकता है। किसानों ने बोला कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन तो पहले भी नहीं थे। हाँ, ये है कि भाई कि इसमें ये होगा कि भाई कि जहां रेट अच्छे मिलेंगे वहां पे हम जाकर के बेच सकते हैं, लेकिन ये तो बात वही हो गई कि भाई यदि एक राज्य से दूसरी राज्य यदि लेके जाऊंगा तो जो माल भाड़े का जो खर्चा है वो भी तो वहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं, यहाँ पर इस चीज को बातें रखी गई। यहाँ पे एपीएमसीज को लेकर के बातें रखी गई। एपीएमसीज क्या है यहाँ पर? तो एपीएमसीज जो कहते हैं, यानी जिनको मंडी कहा जाता है, जहां पर आप अपनी फसलों को ले जाकर के मंडी के अंदर बेचते हैं और वहां पे अड़तियाज आपकी फसलों को खरीदते हैं। तो ये कहा गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, जिसको 19 आई थिंक 50 के आसपास में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, जिसमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट रखे गए थे। आज की डेट में लगभग कुछ 7,000 के आसपास में एपीएमसीज चल रही हैं, है ना, जो आपकी फसलें आपसे खरीदते हैं। दूसरी ये बातें कही गई कि द फार्मर्स इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। मतलब यहां पे कही गई बात कि भाई, इसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया कि एपीएमसीज को खत्म कर देंगे, मीडिएटर का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, बिचौलियों को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे प्राइवेट जो लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ये अधिकार दे दिए जाएंगे कि आपसे डायरेक्टली जाकर के क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। मतलब इसमें एक तरफ किसानों को ये बताया गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन मीडिएटरों के पास जब जाते थे, इनको अपनी फसलें बेचते थे, तो ये अपने हिसाब से रेटों को तय करके और आपसे ये फसल खरीदते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कह रहा है कि भाई कि इसमें पहले ही डील हो जाएगी आपके साथ में और आपकी फसलों को डायरेक्टली ये कंपनी खरीद लेंगी। क्लियर? और अच्छी कीमतों पे आपसे ये खरीदेंगी। लेकिन किसान का ये कहना है कि भाई कि ये, इस बात के लिए आप हमें अश्योरिटी दीजिए, लिख करके दीजिए कि ये एक उचित आपको एमएसपी के थ्रू ही आपसे फसल खरीदें, है ना। मतलब जिस तरीके से अभी एमएसपी चल रही है बहुत सारी क्रॉप्स को लेकर के, लगभग कुछ 22-23 क्रॉप को लेकर के यहाँ पे एमएसपीज होती हैं। एमएसपी, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मतलब एक निश्चित जो दाम सेट कर दिया गया है पर क्विंटल, उससे कम कीमत पे आप बेचेंगे नहीं, उससे ऊपर ही खरीदा जाएगा, यानी उस कीमत पे ही एमएसपी के भाव में आपसे खरीदा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अभी सरकार ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी नरेंद्र सिंह तोमर ने जो वीट है, गेहूं की कीमत पे की प्राइस को या एमएसपी को बढ़ा दिया है। यानी अभी तक 1975 पर क्विंटल आप बेचते थे, अब इसको बढ़ा दिया है, 50 रुपए का एडिशन आपको दे दिया गया है। मतलब अब नए सत्र में, मतलब अब इस साल से आपकी फसल 2025 रुपए में आप बेच सकते हैं। तो ये एमएसपी होती है, मतलब इससे कम कीमत पे खरीदा नहीं जाएगा। तो इसी चीज को लेकर के कि भाई कि ये जो अड़तियाज है, इनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और ये प्राइवेट कंपनीज आपसे लेकर के स्टॉक कर लेंगी।
आपसे फसलें डायरेक्टली ये खरीद लेंगी, है ना। तो इसमें किसानों का ये कहना था कि भाई कि इसकी क्या गारंटी है कि ये हमसे उतनी ही कीमत पे ये हर साल हमारी फसलों को खरीदेंगे। तो यहाँ पे ये बातें रखी गई। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहते हैं। ठीक। चले, तीसरा एक्ट क्या बोलता है? तीसरा ये बोलता है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया 1955 का, जो एसेंशियल प्रोटेक्शन, जो कमोडिटीज वाला जो एक्ट था 1955 का, इसको अमेंड कर दिया गया। अब 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है? इसमें ये कहा गया था कि जो वेयर हाउस वाले लोग हैं या जितने भी ये आड़तियाज हैं, एपीएमसीज हैं, ये खरीद करके रख लेंगे भाई, है ना। लेकिन इसके लिए भी एक वो की गई कि भाई कि एक लिमिट, कि आप एक लिमिट दायरे तक ही सारी चीजों को स्टॉक कर सकते हैं, फसलों को स्टॉक कर सकते हैं, उससे ज्यादा का आप स्टॉक नहीं कर सकते। यानी स्टॉक होल्डर्स के ऊपर ये बैन करती है, रोक लगाती है कि आप एसेंशियल जो कमोडिटीज है 1955 एक्ट के तहत आप एक निश्चित हिस्से तक ही आप लिमिट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो आप सरकार के इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ जाएंगे। लेकिन अब इसको भी अमेंड कर दिया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए कि स्टॉक करने से क्या नुकसान होता था। देखिए, किसानों से तो उनकी कीमतें दे करके आपने ले लिया, कम कीमतें लेकर के दे दिया आपने। फिर जब मार्केट में स्टॉक कम पड़ जाए, जब मार्केट में वो चीज कम हो जाए, तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक होल्डर्स इन स्टॉक्स को मार्केट में निकालते हैं और प्राइस बढ़ा देते हैं। यानी उन प्रोडक्ट्स की, उन एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे उनकी कीमतें आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट 2020 ये कहता है कि जो प्राइवेट कंपनीज अब आएंगी, वो अब जितना चाहे वो स्टॉक कर सकती हैं आपसे फसल लेकर के। अब इससे नुकसान क्या है? यहां पे भी किसान ये कह रहे हैं कि साहब यदि स्टॉक कर लेंगे हम लोगों से लेकर के, चलो माना कि एक दो साल इन्होंने अच्छी कीमत में हमसे लेकर के स्टॉक कर लिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले तीसरे चौथे साल में वो हमसे जाकर के बोलेंगे कि भाई कि उतनी ही कीमत में खरीदेंगे हम? क्योंकि वो ये बोल सकते हैं कि भाई कि अभी तो हमारे पास पुराना स्टॉक ही बहुत रखा हुआ है हमारे स्टोरेजेस में, है ना। तो हम अब आपसे इतनी कीमत पे तो नहीं लेंगे, या हम लेंगे ही नहीं। तो इस चीज को भी लेकर के ये मुद्दा है कि भाई कि उसके बाद की गारंटी कौन लेगा? जब ये कंपनीज मना कर देंगी कि भाई हम तो आपसे फसल नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक फुल है, तो फिर सरकार क्या इस चीज को लेकर के एक्शन लेगी बीच में? तो इन मुद्दों को लेकर के किसान अपनी बातों पे अड़े हुए हैं कि साहब एक काम करिए, आप एपीएमसीज को बंद मत करिए। एपीएमसीज में बहुत सारे सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, आप उन्हें सही कर लीजिए। एमएसपीज को खत्म मत करिए, उनमें भी चेंज करिए। भाई अभी तक 3-4 फसलों के लिए ही हमें एमएसपी मिलती है, 22-23 फसलें आती हैं तो उनमें आप एमएसपी सिस्टम लेकर के आइए, रबी खरीफ क्रॉप्स, है ना। तो यहाँ पे इन बातों को लेकर के चन्नी जी ये कह रहे हैं कि भाई जो किसान परेशान हो रहे हैं इतने समय से, उसको लेकर के इस फार्म को खत्म कर दीजिए या उसे वापस ले लीजिए। तो ये बातें इन्होंने रखी है, मानी नहीं गई है। चले, दूसरी बात जो ये कही है वो क्या है? वो ये कहा गया है कि भाई कि इसको वापस से रिज्यूम कर दीजिए। जो हमारे श्राइन है, सिख श्राइन जो है, पिलग्रिम्स हैं, उसके लिए इस कॉरिडोर को वापस से स्टार्ट कर दीजिए। जो पैंडेमिक के टाइम की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जिसको रोक दिया गया था या बंद कर दिया गया था। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के? करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब 2019 का ये प्लान था जिसमें कहा गया द कॉरिडोर वॉज बिल्ट कॉमेमोरेट क्या, 550वीं गुरु नानक जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके सेलिब्रेशन को लेकर के, गुरु नानक देव फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, और 12 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। क्या है कॉरिडोर? डेरा बाबा नानक से गुरदासपुर, यानी हमारे यहां से ये स्टार्ट होगा, जिसको बोला जाता है इंडो पाक बॉर्डर से, यहां से ये स्टार्ट होगा
और ये कहाँ जाएगा? करतारपुर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। ये डिस्टेंस जो 2 किलोमीटर का यहां से यहां तक का है, ये देखिए क्या लिखा है, कॉरिडोर डिस्टेंस अबाउट 2 किलोमीटर, जो कि पैदल यात्रा करनी पड़ती है यहां से यहां तक, जिसको हम करतारपुर साहिब, क्योंकि ये वहां पर गुरुद्वारा है पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी कौन है? तो सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक जी, जिनका जन्म 1469 में, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया था जब इस कॉरिडोर की बात की गई थी। क्लियर? तो ये रहे सिख धर्म के। और टोटल कितने गुरु रहे भाई, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु रहे हैं। और उसी में एक और क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए कि 5th नंबर के सिख गुरु कौन रहे हैं, ये आपको बताना है। 5th नंबर के सिख गुरु, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको गुरु का नाम बताना है और जब गुरु का नाम मिल जाए तो आप समझ लेना कि इन्होंने स्वर्ण टेम्पल या गुरुद्वारा जो है वो बनवाया था। स्वर्ण टेम्पल तो बाद में बना, रंजीत सिंह जी ने उसे गोल्ड लेयर या कोटेड करवा दिया था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ये कहां से स्टार्ट होता है ये देख लीजिए। द करतारपुर कॉरिडोर जो है कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नरवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान टू डेरा बाबा नानक श्राइन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिया पंजाब। मतलब ये दो तरीके के आप गुरुद्वारे देख रहे हैं। डेरा बाबा नानक साहिब से ये जाता है कहां पर? दरबार साहिब गुरुद्वारा के बीच का ये गैप है, जहां से आप करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए जा सकते हैं। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि विच वन ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू, या फ्रॉम करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर के यहां इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको ये चीजें यहां पे पता होना चाहिए। द एग्रीमेंट विल द फैसिलिटेड वीजा फ्री मूवमेंट ऑफ द इंडियन पिलग्रिम्स। ठीक है, यहां पे इसकी बात की जाती है, तो ये सारे स्टेटमेंट में आ जाते हैं और आपको बताना होता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहां पे कहा गया है कि जो रीनाउंसिएशन है, जिसको लेकर के कहा गया है कि अब बहुत सिंपल कर दिया है होम मिनिस्ट्री। अब ये होम मिनिस्ट्री ने क्यों किया है? बिकॉज क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जो सिटीजनशिप का जो मामला है, वो यदि कहीं पे है कि भाई कि कौन सिटीजनशिप देगा, किसे आप रिनाउंस कर सकते हैं या उसे लौटा सकते हैं, तो यहाँ पे बात की जाती है कौन सी मिनिस्ट्री की? तो होम मिनिस्ट्री की बात की जाती है भाई। यहाँ पे ये सारे काम कौन देखता है? होम मिनिस्टर देखता है। ठीक है, तो भारत में नागरिकता देगा कौन, देगा कौन, किसको नहीं मिलेगी, ये सारा डिसाइड करने का काम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। इसमें एक डेटा ये कहा गया है कि 2015 से 19 तक का ये डेटा है होम मिनिस्ट्री का ही, जिसमें ये बताया गया कि 6.7 लाख इंडियंस जो हैं इन्होंने रीनाउंस्ड किया है अपनी सिटीजनशिप को। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। सॉरी, यहाँ पे ये इन्फॉर्म किसने किया है? लोकसभा वाज इन्फॉर्म्ड इन फरवरी। क्लियर? अब यहां पे देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसको लेकर के। सिटीजनशिप इज द लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। पहली बात तो ये समझ में लीजिए कि भाई ये किसका मामला है, तो ये यूनियन लिस्ट का मामला है। और क्या इसके अंदर बात की गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अंडर एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पे बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। ठीक है, ये बातें कही गई है। इन मुद्दे को किस से किसके बीच में रखा गया है? तो 5 to 11 ये बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे खत्म होती है। ठीक है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मिलता है। क्लियर? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे इंप्लीमेंट कब किया गया? तो 26 जनवरी जब इसे हमने अप्रूव किया, इंप्लीमेंट किया, और इसे अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 19
1949 में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, और सिटीजनशिप किस किस तरीके से मिलती है ये उसमें मेंशन किया गया है 5 to 11 आर्टिकल में। क्लियर? चलिए, और उसमें ये बातें भी कही गई हैं कि भाई आपको एक सिंपल फॉर्म फिल करके, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएं, और उसके बाद में वो वहां पे साइन कर देंगे, तो वो सारा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। पहले बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब यहाँ पे अगले स्लाइड पर हम आते हैं, और इसमें ये कहा गया है कि हर्षवर्धन श्रृंगला अपने 4 डेज की विजिट करने गए हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे मुद्दे रखे जाएंगे, बातें की जाएंगी। श्रीलंका और इंडिया, अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं अब ऐसे डेली ही एक्सप्लेनर सीरीज में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके रिप्लाई करने हैं। आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी नेवल एक्सरसाइज की जाती है, ऑर्गेनाइज होती है एवरी ईयर। ध्यान से सुनेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है नेवल एक्सरसाइज के बारे में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। मैप में आप देखिए, ये है इंडिया और श्रीलंका का मैप, बिल्कुल हमारा सदर्न हिस्से से लगा हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार आता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना। ये पता होना चाहिए, 3 गल्फ हैं। एक यहाँ पे जो है गुजरात, ये ऊपर साइड की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं गल्फ ऑफ खंबात हम बोलते हैं, है ना। खंबात या बे ऑफ भी बोलते हैं। कई जगह पे आपको गल्फ दिखेगा, कई जगह पे बे दिखेगा, है ना। खाड़ी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो खंबात की खाड़ी जो कि अरेबियन सी में है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडियन ओशियन में, और यहाँ पे जो आपको दिखेगा जिसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो 3 तरीके के गल्फ हैं या 3 तरीके के बे हैं। भारत, क्योंकि भारत एक पेनिनसुला कंट्री है जो 3 तरफ से पानी से कवर्ड है, और भारत एक ऐसा देश है जिसका खुद का अपना ओशियन है, जिसको हम इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के नाम से जानते हैं भाई। चलिए, अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इंडियन ओशियन कौन से नंबर का ओशियन है एरिया के मामले में, लार्जेस्ट वाइज? तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए, और इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो बॉर्डर लाइन है या वाटर स्ट्रेट है, ध्यान रखेंगे जब 2 देशों के बीच में पानी को लेकर के संधि होती है या ट्रीटी होती है, तो उसे हम क्या, कौन सी लाइन बोलते हैं या बॉर्डर लाइन बोलते हैं? तो उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं, या कई जगह पे डिग्रीज सुनने को मिलती है, जैसे इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना। पैरेलल लाइन सुनते होंगे। उसी तरीके से पल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज क्वेश्चन आता है, एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के बीच में है भाई? ध्यान से सुनिए, किसकी बात कर रहा हूं? एडम्स ब्रिज की बात कर रहा हूं। ये किन 2 देशों के बीच में है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो यहां पे कहा गया है भाई कि इंडिया और जापान मिलकर के कॉरिडोर जो है डेवलप कर रहे हैं, और इसको कहा गया है कौन सा कॉरिडोर, या टर्मिनल, ECT कहा गया है, ईस्ट कंटेनर जो कॉरिडोर है या टर्मिनल है। ये पहले यहाँ पे डेवलप्ड होने वाला था भाई, लेकिन ये जो कंटेनर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये किसको दे दिया गया है? ये दे दिया गया है चाइना को, और चाइना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन अब बातें क्या कही जा रही है? ये बातें कही जा रही है कि भाई कि अब हमें कौन सा टर्मिनल डेवलप करना है, या इनके बीच में कौन सी डील साइन की गई है। तो यहाँ पे हम वेस्टर्न टर्मिनल जो है डेवलप करेंगे, और इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो डेवलप करेगा वो कौन सा ग्रुप करेगा? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अडानी ग्रुप को ये कॉन्सेप्ट दिया गया है भारत में। क्लियर? तो यहाँ पे इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि श्रीलंका हैड डिसाइडेड ऑफर द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल WCT को डेवलप किया जाएगा।
किन दो देशों के साथ मिलकर के, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया एंड जापानीज कंपनी, तो इंडिया की कंपनी तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जापानीज कंपनी कौन सी है जो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के बिल्ड करेगी भाई। ठीक। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ये पहले दिया गया था प्रोजेक्ट, लेकिन इसको बाद में फिर कैंसिल कर दिया गया और ये फिर कंटेनर डेवलप करने के लिए दे दिया गया चाइना को। क्लियर। श्रीलंका हैज अप्रूव द प्रपोजल WCT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान रखेंगे ये बीओटी सिस्टम को फॉलो करेगा। क्या होता है बीओटी सिस्टम, मैं आपको अभी बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिस फॉर अ period of the 35 year in public private partnership India Adani Group, clear, special economic zone limited local representative in श्रीलंका। ठीक। और जापान के इन्वेस्टमेंट के साथ में यहां पे तैयार किया जाएगा। अब आपके सामने बीओटी सिस्टम आया है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। देखिए हमारे यहाँ जितने भी हाईवेज हम डेवलप करते हैं तो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ठेका दे दिया गया है भाई कि इन रोड को आपको बनाना है। अब अभी आपने न्यूज में सुना भी होगा कि उन रोड की टेस्टिंग की गई थी हमारे रोड एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। तो अब ये सारा क्या होता है कि इंफ्रा और इन्वेस्टमेंट में सॉरी डेवलपमेंट को लेकर के, रोड के डेवलपमेंट को लेकर के, इंफ्रा को लेकर के हम एफडीआई करा देते हैं, है ना। एफडीआई या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने करा दी कि भाई कि रोड तो हमारी है लेकिन इन्वेस्टमेंट आप करिए। तो प्राइवेट कंपनी बोलेगी इससे हमको क्या फायदा है, तो फायदा है ना साहब, आप रोड बनाइए। रोड पर हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में आप टोल बूथ को स्टैब्लिश कर लीजिए, टोल टैक्स लीजिए, और जब आपका पैसा वसूल हो जाए विथ इंटरेस्ट तो आप उन रोड को हमको ट्रांसफर कर दीजिए कि भाई ये हमने हमारा पैसा वसूल लिया है, अब आपकी रोड आपकी हुई। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि पहले तो बनाओ फिर चलाओ, यानी ऑपरेट करो, यानी आप अपना पैसा वसूल लो। भाई लोगों को क्या चाहिए, अच्छी रोडें चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। सड़कें चाहिए होंगी तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, और टैक्स लोग बाग देते हैं भाई। डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में आप टोल बूथ लगाएंगे उतना आपको डिस्टेंस दिया जाएगा। टैक्स देते हैं, पैसे दिए जाते हैं, सर्विस बोली जाती है, आप क्योंकि सर्विस दे रहे हैं। देन फिर आप उन रोड का जब पैसा वसूल हो जाए तो आप उन्हें गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए। तो यही तो है, नेशनल एसेट्स को दे देना, कंपनीज को लीज पर दे देना, और चलाओ बनाओ और पैसे वसूलो, पैसे हमको भी दो और उन्हें ट्रांसफर करो। अभी यही सिस्टम चल रहा है। तो ये बातें यहाँ पे की गई है। दो मुद्दे भी रखे गए थे। क्या ईसीटी जो प्रोजेक्ट था उसमें श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी जो है, इसमें ये भी मुद्दे रखे गए इंडिया जापान की भाई कि हमें 85% का स्टैक दिया जाए, जबकि श्रीलंका क्या कह रही है कि 51% का स्टैक दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब चाइना को आपने दिया तो उसकी तो होल्डिंग कंपनी का स्टैक 85% है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये डिस्कशन यहाँ पे होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब यहां पे फिर वही बात आ जाती है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए कि विमेन्स, वो जो 72 विमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको आपने डिस्क्वालीफाई क्यों किया, जबकि हम तो उनको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन से निकाल करके हम उनको परमानेंट कमीशन के तहत सर्विस सर्व करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। अभी थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब विमेन्स को एनडीए के अंदर भी एंटर करना चाहिए, है ना। और सरकार ने कहा कि 2022 में वो एंट्रेंस एग्जाम में जा सकती हैं, विमेन्स के लिए भी ओपन कर दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि आप उतना दूर क्यों जा रहे हैं, 21 के एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी आप उनको अपेयर करिए। तो इन मुद्दों को लेकर के कहा गया। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर है उनको कुछ पॉइंट्स हासिल करने होते हैं विमेन्स को, और उसका एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि 60% जो मार्क्स हैं इनको लेने होते हैं, जो उनके नहीं थे। इसकी वजह से उनको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। तो अब यहाँ पे यही है कि भाई कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन क्या है। तो पहले तो आप ये समझिए कि विमेन्स कब एंटर हुई
डिफेंस की तरफ या आर्म्स की तरफ, तो यहाँ पे लिखा गया है एंट्री इन आर्म फोर्सेस फॉर विमेन। तो 1992 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर विमेन शामिल हुई। क्लियर। इसमें दो तरीके का कॉन्सेप्ट रखा जाता है, परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस। तो अभी तक तो इनके लिए ये नहीं था। अभी तक क्या था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी ये अपनी सेवाएं दे सकती हैं, जिनको हम पहले टर्म रखी गई थी 10 इयर्स के लिए, फिर इसको आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है 4 साल के लिए। तो मतलब यदि बात की जाए तो टोटल 14 इयर्स के लिए ही ये अपनी सेवाएं आर्म फोर्सेस के अंदर दे सकती हैं। और उसमें भी उनको बड़े कॉम्बैट प्रोजेक्ट नहीं दिए जाते थे, है ना। उनसे उनको जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, नर्सिंग सर्विस, इन इन सारे सेक्टर्स में इनको ही सर्विस दी जाती थी। क्लियर। लेकिन उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि अब इस चीज को भी यहाँ पे रखा जाए कि भाई कि वुमेन्स को पूरे पूरे अधिकार है, अपनी पूरी रिटायरमेंट तक अपनी सेवाएं देने का अधिकार है, जो सभी के लिए है या जो मेल के लिए रखी गई है। और इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई क्या परमानेंट कमीशन के तहत यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, जिसकी रिटायरमेंट की एज 60 तक होती है। तो यहाँ पे ये परमानेंट कमीशन कहा जाता है। और अब एनडीए के अंदर भी विमेंस को ये कह दिया गया है कि भाई कि अब आप सेवाएं दे सकती हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम में जा सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, चाइना ने अभी तक 25 अपने जेट ताइवान एयर जोन के अंदर पहुंचाए हैं, है ना। इनकर्जन का मामला है, घुसपैठ का मामला यहाँ पे कहा गया है। तो ताइवान इसके अगेंस्ट में रहता है भाई। अब यह मुद्दे कब के हैं, ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट कब की है। कॉन्फ्लिक्ट आज की नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले की है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए भाई कि चाइना एंड ताइवान सेपरेटेड एंड सिविल वॉर इन 1949। मतलब 1949 के सिविल वॉर के बाद ये सेपरेट हो गए। चाइना कंसिडर्ड द ताइवान पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। चाइना ये कहता है कि भाई कि ये हमारी टेरिटरी का पार्ट है, इस पर हमारा कंट्रोल है। लेकिन ताइवान ये कहता है कि भाई हम इस चीज को नहीं मानते हैं। बट ताइवान लीडर सेज द ताइवान इज अ सोवेरियन स्टेट, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब यहाँ पे ऑफर दिए गए भाई चाइना के द्वारा, किसको, ताइवान को। और उन्होंने कहा कि भाई कि रिलेशंस बिटवीन द चाइना एंड ताइवान स्टार्टेड, मतलब थोड़े से पोलाइट हुए तो चाइना ने ऑफर कर दिया 1980 में कि आप एक काम करिए, वन कंट्री टू सिस्टम। देखिए, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस कंट्री को लेकर के कहा जाता है कि एक देश दो सिस्टम की बात की जाती है। तो यहाँ पे ताइवान की बात की जाती है। इन्होंने कहा कि भाई वन कंट्री टू सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आपको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी, सिग्निफिकेंट दे दिया जाएगा, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका होगा, या देश पूरा एक माना जाएगा, टेरिटरी पूरी एक मानी जाएगी और वो होगी चाइना। तो ताइवान ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बट द गवर्नमेंट डिड रिलैक्स रूल्स विजिट्स द इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ताइवान की सरकार ने चाइना के साथ में अपने पोलाइटली तरीके से विजिट को, टूरिस्ट को, इन्वेस्टमेंट को रखा, जारी रखा। क्लियर। यहां पे यही बात की जा रही है, लिमिटेड टॉक। और इसमें यह भी मुद्दा रखा गया, और ताइवान उस बात से और थोड़ा सा अवेयर हो गया जिस तरीके का मामला इस लॉ को लाने के बाद में हुआ। यहां पे क्या कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग के अंदर जो बिल लाया गया था, जिसमें चाइना अपनी बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था इस एक्ट को लेकर के, है ना, जिसको लेकर के ताइवान और थोड़ा सा एक्टिव हो गया है और वो हम इनकी सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब आप देख लीजिए भाई मैप में ताइवान को, ताइवान कहां पर है। चाइना तो आप सभी को पता ही है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है। ये इंडिया, इंडिया और ये म्यांमार वाला रीजन, और ये ऊपर चाइना। और चाइना से ही ये देखिए, ये ये जरा सा ये आपको डॉट जो दिख रहा है, ये हांगकांग सार है। और ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये है ताइवान। और इससे गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, जिसे हम
बोलते हैं। चलिए आज के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट को क्रॉस करती है, या आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं इसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं, और यहीं पर ही वो 9 रेड डैश लाइन बनाई गई है भाई, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। और इसे 9 रेड डैश लाइन एरिया कहा जाता है। और इसको आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको 9 रेड डैश लाइन दिखती हैं। मतलब चाइना ये कहता है कि ये जो 9 रेड डैश लाइन का के बीच का जितना भी हिस्सा है वो सब चाइना के कंट्रोल में आता है। मतलब यदि यहां पे कल को मिनरल्स भी फाउंड होगा तो उस पर कंट्रोल चाइना का होगा। तो आसपास की कंट्री ये कहती हैं, ये ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि ये तो गलत बात है भाई। अनक्लॉस के तो नियम ये कहते हैं कि कंट्री का हिस्सा उसके पानी पर 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, तो उसके अधिकार क्षेत्र में भी आएगा ये तो इसी चीज को लेकर के इन कंट्रीज के बीच में लड़ाई है। वियतनाम हुआ, ब्रुनेई हुआ, फिलीपींस हुआ, तो इन ये एरिया बहुत इस मुद्दों को लेकर के ये उठाते हैं। इंटरनेशनल कमिटीज में, इंटरनेशनल जो समिट होती है उनमें इन मुद्दों को लेकर के बात की जाती है। चलिए, ताइवान द रिपब्लिक ऑफ चाइना, होम टू 23 मिलियन पीपल, मतलब इतने लोग रहते हैं। और ये कब सेपरेट हुआ ये आप सभी को पता चल गया है। 1949 में ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। नेवर इंक्लूड चाइना, ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी। वेस्ट जापान यहां पर उसके साइड में है। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट में फिलीपींस, और साउथ में ये आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी। ताइवान इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट। और ये एक और चीज यहां पे देख लीजिए, इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखेंगे ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लार्जेस्ट इकोनॉमी आउटसाइड है यूएन की। ध्यान रखेंगे ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है। छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी। और देख सकते हैं आप एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उसमें ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। इट इज ग्लोबल लीडर इन चिप मैन्युफैक्चर और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द आईटी हार्डवेयर की यहाँ पे बात करता है। मतलब ताइवान बहुत ही गजब तरीके से इन सारे एरियाज में नंबर आता है। चाइना, जापान इनके साथ में ये बहुत फाइट करता है, कॉम्पीट करता है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो ये था आज तक का पूरा मुद्दा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्लाइड क्लियर हुई। मेरा ऑब्जेक्टिव था आप लोग तक सारी बातों को पहुंचाना, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझा भी होगा, है ना? आपको हमारा सेशन कैसा लगता है भाई, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं आपको आगे चल करके और अच्छी अच्छी चीजें या और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में प्रोवाइड करूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी आंसर मिस हो, है ना, आपसे छूटे, क्योंकि हमारे लिए हमारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन के आंसर्स इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफी, यहीं पे हम खत्म करते हैं हमारे सेशन को। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।